हमारे राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन में बात करेंगे 5 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा के रण की, जहां राज्यसभा के लिए आज से नामांकन शुरू होंगे। फिर बात करेंगे दर्दनाक सड़क हादसे की, जहां कोटा में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। फिर बात करेंगे जयपुर में गैस सिलेंडर के फटने से हुए हादसे की, और उसके बाद बात होगी कोविड सहायकों के धरने की। आखिर में प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज की बात। कोटा में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बस और ट्रोले में टक्कर हुई। ओवरटेक के चलते यह हादसा हुआ। सिमलिया के अंदर यह हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। कोटा से तस्वीरें, बस की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बस के परखच्चे उड़े हैं और एक्सीडेंट कितना भयावह था। बस का एक हिस्सा पूरी तरीके से उड़ा दिया गया। ओवरटेक के चलते यह हादसा हुआ। 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। गुजरात से लखनऊ जाने वाली प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कोटा के सिमलिया के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। एक ट्रोले को ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। खड़े ट्रोले में पीछे से बस जा घुसी, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई है। आधा दर्जन लोग घायल हैं। घायलों का कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त हम कोटा के इमरजेंसी वार्ड में खड़े हुए हैं और ये वो घायल हैं जो बस हादसे में घायल हुए हैं। ये 20 नंबर बेड पर जो पेशेंट है ये घायल हुए हैं, 19 पर घायल हुए हैं, 16 पर घायल हुए हैं, 15 नंबर बेड पर घायल हैं, उसके बाद 12 नंबर बेड पर घायल हैं। ये तमाम वो घायल हैं जो कि बस में सवार थे और हादसे का शिकार हो गए। हादसा भीषण था। ये कंडक्टर हैं जो कि बस के कंडक्टर थे और हादसे का शिकार हुए हैं, घायल हुए हैं। इसी हादसे में आपको बता दें 4 लोगों की मौत हुई है। हमारे साथ इस वक्त सिमलिया पुलिस भी मौजूद है। उनसे ये जानते हैं कि सब ये हादसा किस तरीके से हुआ था और क्या हुआ था। ये हादसा ओवरटेक की वजह से हुआ। बस चालक ने गलत लापरवाही चलाकर ओवरटेक करते हुए उसमें खड़ी हुई ट्रॉली में बस को घुसा दी, इसलिए घटना घटित हुई है। आनंद किशोर जी, लगभग कितने बजे की ये घटना है और मेन कारण क्या रहा होगा इस घटना का? पर मुताबिक जो सूचना दी, रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक 2:30 से 3 बजे की घटना बता रहे हैं ये मजरूक, और ये बस चालक की लापरवाही से घटना घटित हुई है। घटना में जो लोग हैं, जो मृत हैं, वो ज़्यादातर कहाँ के लोग हैं? घायल हैं वो कहाँ के? ये जो मृतक भी बाहर के आदमी हैं, बाहर के 4 आदमी मरे हुए हैं, मरे इस घटना में बाहर के आदमी। अब उनका मोर्चरी में रखा दिया गया है। लाशों को मोर्चरी में रखा दिया गया है। परिवारजन आने पर उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो हादसा इतना भीषण था कि 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। रफ्तार का ही ये कहर बताया जा रहा है, क्योंकि ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ है और उस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों का कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा है और मृतकों की जो डेड बॉडी है उन्हें पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया गया है। परिवार वालों को सूचना कर दी गई है। जैसे ही परिवार वाले आएंगे, जो घायल मृतक हैं उनके जो पार्थिव शरीर हैं वो उन्हें सुपुर्द कर दिए जाएंगे। जयपुर के हसनपुरा में गैस सिलेंडर फटने से 6 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। इनमें 5 बच्चे शामिल हैं। सभी को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जिनमें 3 बच्चों को ट्रामा वार्ड में भर्ती करवाया गया। हादसा हसनपुरा इलाके के अजमेरी मस्जिद के पास एक कबाड़ी के गोदाम में हुआ। लोगों का कहना है कि इस कॉलोनी के कई घरों में कबाड़ी के गोदाम बने हैं। सोमवार की रात एक कबाड़ी गैस कटर से पुरानी कार के कलपुर्जे काट रहा था। तभी अचानक कार में लगा गैस सिलेंडर फट गया। घटना के समय कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चे गलियों में खेल रहे थे, वहीं महिलाएं घर के बाहर बैठकर बातचीत कर रही थी। इसी के चलते गैस सिलेंडर फटने की घटना में एक महिला और 5 बच्चे चपेट में आ गए। हादसे की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इसके बाद मामले की
जांच तेजी से शुरू कर दी गई है। एक कबाड़ी की दुकान थी जिसमें गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और 6 लोग झुलस गए। और बांग्लादेशी पकड़े गए। इंटेलिजेंस टीम की यह कार्रवाई, भरतपुर के भुसावर से 8 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। स्टोन क्रशर जोन में इन्हें गिरफ्तार किया गया। 12 से ज्यादा बांग्लादेशी फरार हो गए। स्टोन क्रशर पर ये लोग काम कर रहे थे। पूछताछ में जुटी मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी की टीम। भरतपुर के भुसावर में 8 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। फिलहाल मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। कॉल ट्रेसिंग के बाद इंटेलिजेंस टीम ने कार्रवाई की। हालांकि कुछ बांग्लादेशी भागने में कामयाब रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक के साथ। दीपक, कुछ बांग्लादेशी इस कार्रवाई में भाग भी छूटे। कैसे इन बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और क्या कुछ जानकारी इनके जरिए पुलिस को मिल पाई है? देखिए आसिफ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बांग्लादेशी जो पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है, इनके द्वारा लगातार बांग्लादेश के नंबरों पर कॉल की जा रही थी और उसको ट्रेस किया मिलिट्री इंटेलिजेंस और अन्य जांच एजेंसियों ने। तो उसके बाद उनको ट्रेस करके और उन तक पहुंचे तो 8 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया, जिसमें मैन जो है वो रजाउल खान है, जो लगातार बांग्लादेश में संपर्क में था। और उसके बाद इनको हिरासत में लेकर के इनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूछताछ जो है उसको पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। की टीम है और जांच एजेंसियां, उनके द्वारा इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन और जो वहां पर बांग्लादेशी थे उनको भनक लग से अधिक जो बांग्लादेशी थे वो फरार हो गए वहां से। उनको भी अब पकड़ने की जो कोशिश है, कवायद है, वो की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी तरह से यहाँ रह रहे थे और कोई आतंकवादी संगठनों से तो इनकी जो है इनके तार नहीं जुड़े हैं। इस पूरे मामले लगता है दीपक से संपर्क टूट गया है। जैसा कि जानकारी दीपक दे रहे थे, इंटेलिजेंस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कहीं देश विरोधी गतिविधियों में इन बांग्लादेशियों के तार तो नहीं जुड़े हुए, क्योंकि आर्मी इंटेलिजेंस इसमें शामिल है, आईबी इसमें शामिल है और इसके साथ ही जो है वो पुलिस भी इससे पूछताछ कर रही है इन लोगों से। फिलहाल इस जानकारी को गोपनीय रखा गया है और 12 से ज्यादा बांग्लादेशी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और बाड़मेर से बॉर्डर पार करके एक संदिग्ध पहुंचा है। बॉर्डर पार ये संदिग्ध सीमा पार कर पाकिस्तान जाने की आशंका जताई जा रही है। 21 मई को जैसिंदर में यह संदिग्ध दिखा था। संदिग्ध को पुलिस, बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियां ढूंढ रही हैं। पाक रेंजर्स के साथ हुई फ्लैग मीटिंग में भी युवक के बॉर्डर पार करने को लेकर चर्चा की गई है। तो एक युवक जिसके बारे में अंदेशा है कि वो बॉर्डर पार चला गया है। फिलहाल इसको लेकर जो है वो पाक रेंजर्स के साथ भी चर्चा की गई है। तलाश की जा रही है कि ये बॉर्डर पार क्यों किया गया है। ये संदिग्ध की तस्वीर भी सामने आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता प्रेमदास देथा के साथ। प्रेम, क्या जानकारी संदिग्ध युवक के बारे में? देखिए आसिफ, मैं बताना चाहूंगा कि संदिग्ध युवक जो है वो 21 मई की रात्रि को शाम के समय जो आखिरी जो रोडवेज के अनुबंधित बस चलती है उसमें जैसिंदर स्टेशन पहुंचा था। स्टेशन पहुंचने के बाद में स्थानीय लोगों को जब वो संदिग्ध लगा तो लोगों ने उसकी जब जानकारी की तो पहले उसने अपने आप को जोधपुर का बताया, उसके बाद में उसने अपने आप को बिहार का बताया। हालांकि लोगों ने जब ज्यादा पूछा उसकी जो बोलचाल थी वो बिहारी लग रहा था।
तब लोगों को शक हुआ, उसके आधार पे उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को और पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पहुंची उससे पहले युवक उस गांव से गायब हो चुका था और उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक युवक की कहीं पर भी पड़ताल नहीं लगी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि युवक बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक न तो रेंजर्स ने इसकी पुष्टि की है, न ही बीएसएफ और राजस्थान की पुलिस जो है वो पुष्टि कर रही है। तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर वो युवक गया कहाँ है। अगर भारत में होता तो अब तक वो मिल जाता, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस, बीएसएफ सब पड़ताल कर रही है, लेकिन वो कहीं मिला नहीं है। ऐसे में ये इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि युवक बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच चुका है। जी आसिफ। प्रेमदान, क्या इस तरह की भी जानकारी है कि आमतौर पर जो है वो भूलवश भी बॉर्डर पार हो जाता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त, ऐसे कई मामले सामने आते हैं, ये उस तरीके का मामला है या इंटेलिजेंस कुछ और जानकारी दे रही है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवक का जिस तरीके का फोटो आया है उस तरीके से साफ तौर से जाहिर होता है कि युवक किसी तरीके का मानसिक विक्षिप्त नहीं था। प्री प्लान से वो वहां पहुंचा था, क्योंकि उसके पास बैग था, एक बोतल भी थी, तो ये कह सकते हैं कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी सामान्य नहीं थी। तो ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं कि क्या कोई घुसपैठिया था जो पाकिस्तान घुस गया, या कोई इस तरीके की चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक युवक की पूरी पहचान निकल करके सामने नहीं आ पाएगी, युवक सामने नहीं आ पाएगा, या पाकिस्तान की रेंजर्स ये पुष्टि नहीं कर सकते कि ये युवक पाकिस्तान में घुसता, हो सकता है इसकी प्लानिंग पाकिस्तान के रेंजर द्वारा है, उसको बुलाया गया और अब वो पाकिस्तान के रेंजर मना कर रहे हो कि यहाँ पर नहीं पहुंचा है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन 21 मई की रात्रि को जिस तरह से युवक ये गायब हुआ, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों की होश उठ रखे और कई सवालिया निशान खड़े हो रखे हैं कि एक गांव के अंदर आदमी पहुंचने के बाद में भी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नहीं लगा, पुलिस के हाथ नहीं लगा और बीएसएफ के हाथ नहीं लगा। अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। जी आसिफ। प्रेमदान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बांसवाड़ा में 8 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। एसपी ने 8 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। एसआई, एएसआई सहित 8 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए। एसपी ने भूंगड़ा थानाधिकारी को लाइन हाजिर किया, साथ ही 2 हेड कांस्टेबल को भी थाने से हटाया। खमेरा थाने से एएसआई 2 पुलिस जवानों को हटाया गया। ड्यूटी को लेकर आपस में उलझ गए थे तीनों जवान। कलिंजरा थाने से भी 2 हेड कांस्टेबल को हटाया गया है। तो बांसवाड़ा में 8 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। ड्यूटी को लेकर उलझ गए थे आपस में तीनों जवान। एसपी ने 8 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। एक एसआई, एक एएसआई, 8 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए। और जयपुर में एक युवक का शव मिला है। बोईतावाला में 100 फीट रोड पर यह शव मिला। हत्या कर शव को फेंक गए बदमाश। मृतक के सिर में गहरी चोट के निशान है। कपड़े से बंधे मिले मृतक के पैर। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। तो जयपुर में एक युवक का शव मिला है। पैर बंधे हुए मिले हैं, सिर पर चोट के गहरे निशान हैं। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। आसपास के एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश है, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। युवक कौन है, और जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक लग रहा है कि युवक की हत्या करके यहां पर उसे फेंका गया है। नागौर में अपहरणकर्ताओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस की सतर्कता से पकड़े गए अपहरणकर्ता बदमाशों ने मुकेश टेतड़ का अपहरण किया था। खुना थाना इलाके से अपहरण किया गया। पुलिस नाकेबंदी को देखकर बदमाश घबरा गए। पीड़ित को अजमेर के रूपनगढ़ में छोड़कर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो नागौर में 5 लोग पकड़े गए और पुलिस की अलर्ट के चलते ये लोग पकड़े गए हैं। बताया जा रहा अपहरणकर्ता हैं, इन्होंने मुकेश नेतड़ का अपहरण किया था।
बारां के खिरिया जागीर गांव में 17 वर्षीय बालिका की जिंदगी परिवार की माली स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जंजीरों में जकड़ी हुई है। दरअसल पूजा मानसिक रूप से कमजोर है और दिव्यांग है और पिता गिरिराज की माली हालत ठीक नहीं है। ऐसे में इलाज करवाकर थक चुके गिरिराज ने अपनी बेटी को जंजीरों में जकड़ दिया। गिरिराज का कहना है कि उसकी 5 बेटियां और एक बेटा है। 17 साल की पूजा बड़ी बेटी है जो मानसिक रूप से बीमार है। गिरिराज का कहना है कि पूजा परिवार में बच्चों से मारपीट तो करती ही है, गांव के कई लोगों से मारपीट कर चुकी है। कई बार उसका इलाज करवाया लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो लगातार इलाज कराने में सक्षम नहीं है। ऐसे में मजबूर होकर उसने पूजा को जंजीरों में बांध रखा है। उसका कहना है कि पूजा के इलाज के लिए वो कई बार राज्य सरकार के शिविरों में जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं लेकिन कोई इस मामले को गंभीरता से लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। पड़ती है किसी में, बच्चे बच्ची में, गैया आदमी में, किसी में भी दे सकती है। कोटा भी करा लाए और उदयपुर भी करा लाए, इधर जयपुर भी करा लाए और कैंप लगे तो कहीं से आराम नहीं पड़ा इसको? कहीं से भी आराम नहीं करे। इसकी तो मुर्गी उठती है। अच्छा, तो वो तो 8-8 दिन तो उठती भी नहीं है। तो मानसिक रूप से कमजोर एक ऐसी लड़की की कहानी बारां से, जिसके माता पिता आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि इसका इलाज करवा सके, क्योंकि इसे एक मनोचिकित्सक की जरूरत है और निरंतर इलाज की जरूरत है, निरंतर काउंसलिंग की जरूरत है, तब जाकर इसमें सुधार हो सकता है। लेकिन ये परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है जिसके चलते इस बच्ची का इलाज नहीं करवाया जा सका। इसके पिता ने कहा कि जो जनसुनवाई के दौरान नेता पहुंचते हैं, सभी की जनसुनवाई में वो पहुंच चुके हैं और सभी नेताओं से उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए गुहार लगाई। बात जनसुनवाई में सुनी तो जाती है लेकिन जनसुनवाई खत्म और औपचारिकता खत्म। विपिन बारां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें हैं, इस परिवार पर क्या गुजर रही होगी ये परिवार समझ सकता है, गांव वाले इस पूरी घटना को समझ सकते हैं। क्या कहीं से इस बच्ची के इलाज के लिए कोई मदद के हाथ उठते हुए नजर आ रहे हैं? विपिन, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये सिस्टम की पोल खोलती हुई घटना है और एक पिता के लिए और परिवार के लिए तो बड़ी दुखदाई है ही सही, क्योंकि जिस बच्चे को प्यार से नाजुक से पाला उसी को जंजीरों में रखना पड़ रहा है ताकि जो आसपास के लोग हैं, और लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको दिक्कत ना हो। एक पिता की मजबूरी में बताना चाहूंगा, इन्होंने कई बार गुहार भी लगाई है लेकिन अब तक इनको कहीं से मदद मिल पाई है। परिवार के पास जितना कुछ था, थोड़ा बहुत जमीन से जो उगता है, जो मजदूरी करके निकल पाते हैं, वो सारा कुछ ये लोग जो है इलाज में खर्च कर चुके हैं। और इलाज चूंकि इतना महंगा होता है तो ये दोबारा वहां जाने की कोशिश भी इनसे नहीं हो पाई। हालांकि अभी तक जो है प्रशासन के पास ही बात, इन्होंने छोटे मोटे जब जन सुनवाई वगैरह लगती है या फिर कोई अधिकारी गांव में पहुंचता था तो पिता जरूर अपनी चिट्ठी लेकर उनका दरखास्त लेकर जाता था, लेकिन कहीं भी कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई, कोई अभी तक इनके मदद नहीं मिल पाई है। आशा है अभी हाल ही में मनोज आदिनाथ है कोटा, जो संबंधित लोगों का इलाज करते हैं, वो जरूर आगे आए हैं। जब न्यूज 18 की ब्रेकिंग उन्होंने सुबह देखी उसके बाद उनका फोन आया है और वो इन्होंने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। मनोज जैन आदिनाथ ने कहा है कि इस बच्ची के लिए वो जो है इलाज का खर्च उठाएंगे, इसको इलाज मुहैया कराएंगे। अभी तक लेकिन प्रशासन की ओर से कोई अभी तक आदमी नहीं है आगे होकर आया है या फिर कोई मदद अभी तक प्रशासन के द्वारा नहीं मिल पाई इस बच्ची को। विपिन, यानी कि कहा जा सकता है एक बार फिर से न्यूज 18 ने सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता की और जिसके चलते खबर प्रकाशित होते ही इस बच्ची के लिए मदद के हाथ उठने लगे हैं। बिल्कुल, उनका फोन आया, बिल्कुल देखते ही उन्होंने फोन किया कि आपने जो खबर चलाई, उन्होंने जानकारी ली, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने न्यूज 18 के माध्यम से आश्वासन दिया है कि मैं इस बच्ची की मदद करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं, क्योंकि ऐसे वो सैकड़ों बच्चे जो हैं उनके वहाँ जो आश्रम चलाते हैं वहाँ पर ह्यूमन हेल्पलाइन करके जो उनकी संस्था है उसके जरिए वो मदद करने के लिए तैयार है। और बिल्कुल अभी जो है वो उसकी ज्यादा जानकारी ले रहे हैं और अपना कोई व्यक्ति या खुद भी वो आने की बात कह रहे हैं। तो आशा है कि ऐसे में कहीं ना कहीं निजी तौर पर तो इसको मदद मिल पाएगी, लेकिन सरकार जो है, जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो भी कहीं इसको मदद को लेकर आगे आए तो एक प्रशासनिक जो ढांचा होता है वो कहीं ना कहीं दिखे कि राजस्थान में बिल्कुल की जो है प्रशासन नाम की कोई चीज है और गरीब तबका, जो दबा हुआ तबका है निचले स्तर का, उसकी मदद को लेकर यहाँ लोग काम कर रहे हैं। विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
बेरोजगार संगठनों का हल्ला बोल। बेरोजगारों को बातचीत का न्योता मिला, सीएमओ ने बातचीत के लिए बुलाया। सीएम के प्रमुख सचिव से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। दोपहर 4 बजे सीएमओ में बातचीत होगी। उपेंद्र यादव समेत कुल 21 लोग शामिल होंगे। तो बेरोजगार संगठनों को एक बार फिर आज सीएमओ में 4 बजे मुलाकात। उपेंद्र यादव समेत कुल 21 लोग इस डेलीगेशन में शामिल होंगे। बातचीत का न्योता मिला है। बातचीत में क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं, ये 4 बजे की बैठक में तय होगा। तो बेरोजगार संगठन थे जिन्होंने कल प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन को देखते हुए सीएमओ ने बातचीत के लिए बुलाया है। सीएम के प्रमुख सचिव से ये प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। 4 बजे सीएमओ में ये बातचीत होगी। कितनी देर ये बातचीत चलेगी, क्या कुछ इसके नतीजे निकलकर सामने आएंगे, इस पर हमारी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लवली वधवा के साथ। लवली, एक बार फिर से बेरोजगार सड़कों पर निकले, सरकार ने फिर से बातचीत का न्योता दिया। 4 बजे बातचीत होनी है, क्या कुछ इस बातचीत में रहने वाला है? लवली, देखिए, बिल्कुल बेरोजगारों की जो मांग है, जो कानून बनाया गया है नकल को लेकर के, उसकी सख्ती से पालना हो और जो लोग गिरफ्तार किए गए उनके मकान तोड़े जाएं और जो उनकी संपत्तियां जब्त की जाए। इसके अलावा जो भर्तियां पेंडिंग चल रही, जिनका ऐलान तो मुख्यमंत्री ने किया था बजट में या उससे पहले, लेकिन उन भर्तियों की घोषणा नहीं हुई है। घोषणा होने के बाद में उनके ऊपर विज्ञापन जो जारी होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो भर्तियों की प्रक्रिया को और जो है वो तेज रफ्तार से किया जाए, पारदर्शी बनाया जाए। इस तरह की कुछ 17 मांगे हैं। अलग अलग भर्तियों में पद बढ़ाने की भी जो है वो मांग रखी गई है। कुछ भर्तियां ऐसी जो सालों से नहीं, उन्हें निकालने की मांग है। तो 17 सूत्रीय मांगों को, जो मांग पत्र है, उसको लेकर के ये तमाम बेरोजगार जो हैं, उनका 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय आज पहुंचेगा। कल ये लोग गए थे मुख्यमंत्री कार्यालय, लेकिन वहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी से बातचीत के लिए इन्हें न्योता दिया गया। पहले मुख्यमंत्री से मिलाने की बात की गई, लेकिन मुख्यमंत्री व्यस्त थे तो ज्वाइंट सेक्रेटरी से इन लोगों ने मिलने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। उसके बाद में आज ये तय किया गया मुख्यमंत्री के निर्देश पर कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका इनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और तमाम अधिकारी जो भर्तियों से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी इस दौरान मौजूद रहेंगे सरकार के अमले के दौरान। और ये 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपनी बातचीत रखेगा। इसमें अलग अलग जो बेरोजगार संगठन है राजस्थान के, इन तमाम के जो एक प्रतिनिधि को इसमें शामिल किया गया, जो अलग अलग भर्तियों को लेकर के अपनी डिमांड उठा रहे थे। कुल मिलाकर यही है कि राजस्थान में चुनाव देखिए 2023 में सामने है और 18 से 44 साल का जो वोटर है वो निर्णायक वोटर रहने वाला है। उसमें ये युवा बेरोजगार भी शामिल है। तो सरकार नहीं चाहती इन्हें नाराज रखना। सरकार ने इनकी अधिकतर मांगों को पूरा किया और सरकार का यही कहना है कि इनकी तमाम मांगों को लेकर के विचार चल रहा है और जो न्याय संगत होगा उस पर काम भी किया जाएगा। अब आज की वार्ता में क्या महत्वपूर्ण होगा, इस पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि राजस्थान के लाखों बेरोजगार नई भर्तियों का इंतजार भी कर रहे हैं। राजस्थान के लाखों बेरोजगार इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं, जो पेपर लीक माफिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसे जेल भेजा जाए, उसकी संपत्ति जब्त की जाए, उसके मकान पर बुलडोजर चलाया जाए। इस तरह की मांगों को लेकर के तमाम बेरोजगार जो है वो सरकार के साथ जो है वो सामने अपना पक्ष रख रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और कल इनका शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन हुआ। इन्होंने कूच करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इन्हें रोक लिया क्योंकि इनके पास अनुमति नहीं थी पैदल मार्च की। और आज इनका प्रतिनिधिमंडल जो है मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से मिलेगा। जी, लवली जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जैसलमेर में संदिग्ध कबूतर मिला है। बड़ोड़ा गांव में यह संदिग्ध कबूतर मिला है। कबूतर के पंखों पर किसी दूसरी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ग्रामीणों ने कबूतर को पकड़कर कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब सीआईडी की टीम कबूतर की जांच करेगी। तो बॉर्डर इलाके से अक्सर कबूतर मिलने की घटनाएं आमतौर पर सामने आती रहती है। इसी कड़ी में जैसलमेर में एक बार फिर से संदिग्ध कबूतर मिला है और इस कबूतर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसमें उर्दू या अरेबिक में कुछ लिखा हुआ है। इसे डिकोड करने की या पढ़ने की कोशिश की जा रही है। सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। किस तरीके का मैसेज पहुंचाया गया है, क्या ये बॉर्डर पार से कोई मैसेज आया है। इस तरीके की घटनाएं बीकानेर हो, जैसलमेर हो, गंगानगर हो, वहां पर अक्सर सामने आती रहती हैं।
तो एक बार फिर से सरहदी इलाके में कबूतर मिलने की सूचना, और ये वो तस्वीर जिस पर कुछ प्रिंट किया गया है। प्रिंट में क्या लिखा गया है, इस भाषा की जल्द ही जानकारी सीआईडी जुटा लेगी, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच सीआईडी पुलिस कर रही है। क्या ये कोई सामान्य मैसेज है, ये सामान्य घटना है जिसमें कबूतर सीमा पार यहां चला आया, या फिर किसी तरीके की सुरक्षा में सेंध है?